पंजाब और उत्तराखंड में फंसी भाजपा, हिमाचल पर क्या होगा पड़ोसी प्रदेशों की उठा पटक का असर। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, वहां भाजपा को सत्ता विरोधी लहर से जूझना होगा। तो पंजाब में किसान आंदोलन ने भाजपा की दिक्कतें बढ़ाई हैं। हिमाचल में अभी भाजपा ने 4 उपचुनाव हारे हैं। इनमें सीएम के गृह जिला मंडी लोकसभा के उपचुनाव में भी हार हुई है। इस सबके बीच पड़ोसी प्रदेशों से भी कोई राहत भरी फुहार हिमाचल भाजपा के लिए नहीं आई है। आखिर कितना बड़ा चैलेंज है ये भाजपा के लिए? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। पड़ोस की हवाओं से बचे भाजपा। देखिए क्यों कह रहे हैं हम लोग, जब इलेक्शन ईयर है जी। अब हमारे प्रदेश सरकार जो है वो इलेक्शन ईयर में चली गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब का जन्मदिन है, फिर से एक बार बधाई उनको, है ना जी। प्रदेश को उन्होंने बड़ा 4 साल तक बहुत अच्छे से लीड किया, हम ये मानते हैं। और कोरोना काल जैसे टफ जो पीरियड था उसमें भी बहुत बढ़िया से उनकी कारकर्दगी रही है। लेकिन जी विषय अब जब बात आई है मिशन रिपीट की, जो कि उनका सबसे बड़ा, अगर ये कर लेते हैं, हम पहले भी कह चुके अपने कार्यक्रम में, तो वो इतिहास पुरुष बन जाएंगे। हिमाचल के इतिहास में अमर तो हो जाएंगे, है ना जी, क्योंकि तक तो हुआ नहीं मिशन रिपीट। लेकिन जीवन इसमें कुछ चीजें तो हैं। पड़ोस की हवाओं से बचना होगा जी। कल पंजाब में क्या हुआ हमें पता है। भाजपा की स्थिति फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल है भाजपा के लिए। वहाँ उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है जीवन जी, वहाँ पे भी इलेक्शन होने हैं, तो वहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ेगी भाजपा को। जयराम ठाकुर के लिए सिर्फ यही नहीं है कि वो हिमाचल में ही एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करेंगे अपनी को ही और खुद, लेकिन उनको जो पड़ोस से हवाएं आएंगी बॉर्डर्स के एरिया में खास करके, उनसे भी निपटना होगा। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो भाजपा की राह बड़ी कठिन रही है और अब और भी कठिन दिखती है, क्योंकि किसान आंदोलन का जो मूवमेंट थी वो पंजाब से ही शुरू हुई थी। और इसका ही एक जो कल प्रधानमंत्री को वहाँ से वापस आना पड़ा, वो वहाँ रैली स्थल तक नहीं जा पाए, सुरक्षा में चूक हुई, चाहे कुछ और जो कोई भी रही हो सियासत चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर भाजपा अगर वहाँ स्ट्रांग होती जैसे और प्रदेशों में है तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं आती। दूसरी चीज, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में भी भाजपा को सत्ता विरोधी लहर से जूझना पड़ेगा जी जी। वहाँ तो है, देखिए जी, वहाँ पे तो देखिए ये बड़ी भरी की बात है कि हिमाचल में ये नहीं होता है कि मुख्यमंत्री धड़ाधड़ बदले जा रहे हैं। उत्तराखंड के साथ बड़ा अजीब है, बहुत से मुख्यमंत्री वहाँ बदले जाते हैं। अभी भी नए मुख्यमंत्री धामी साहब जी जी। तो कुल मिलाकर ये दोनों प्रदेशों से बिल्कुल हिमाचल से जुड़े हुए हैं। और हिमाचल का अगर निचले हिमाचल के कांगड़ा जैसा बड़ा जो जिला है या ऊना है तो वो सीधे ही पंजाब को टच करते हैं। तो आपस में पंजाब में क्या हो रहा है उसका असर हिमाचल पर पड़ता है। या अपर के कई सारे एरिया जो उत्तराखंड से जुड़े होते हैं, तो वहाँ उत्तराखंड में क्या हो रहा है उनका हिमाचल पर असर पड़ता है। तो इन दो पड़ोसी प्रदेशों से जो सत्ता विरोधी लहरें आ रही हैं उसका असर तो हिमाचल में देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा कह सकते हैं कि हिमाचल का वोटर औरों से डिफरेंट रहा है, लेकिन फिर जो माहौल बना है उससे असर तो दिखता है जी। आपने पड़ोस की बात की जी, हम कांगड़ा से शुरुआत करते हैं। पठानकोट की बाउंड्री लगती है कांगड़ा से आगे तक की, आप देख लेते हैं ऊना होशियारपुर सारा लगता है। और अगर हम शिमला की बात कर लें, चाहे सिरमौर की बात कर लें, उत्तराखंड का एरिया लगता है। तो थोड़ा सा आपने ठीक कहा जी। भाजपा को करना क्या होगा इन दोनों राज्यों से हटकर अगर पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाए रखना है हिमाचल में? जी जहाँ तक भाजपा बात है तो भाजपा को बड़े जो इनके प्रोजेक्ट हैं जो हिमाचल का जो वोटर चाहता है, जो जनता चाहती है, उन पर तेजी से काम करना होगा। अभी एक चीज़ और है, पंजाब में अगर किसान आंदोलन की वजह से सत्ता विरोधी लहर बनी है तो उसका असर है, उसका मतलब है कि वहाँ किसान और सरकार आमने सामने रही है केंद्र। तो हिमाचल की अगर बात की जाए तो 9,61,000 किसान हैं और 4.5 लाख के करीब बागवान हैं। तो ये एक अगर इकट्ठा मिला दिया जाए तो ये 13-14 लाख का आंकड़ा बनता है। तो अभी हिमाचल में किसान बागवानों की भी बड़ी सरकार से उम्मीदें रही हैं, जैसे सब्सिडी समय पे नहीं मिलती है। एग्रीकल्चर की जो मशीनें हैं उस पे मशीनों पर तो 12% टैक्स लेती है सरकार, लेकिन जो उसके कल पुर्जे हैं उस पे 18% टैक्स है। तो ये हिमाचल के किसानों का एक बहुत बड़ा इशू रहा है। दूसरा सब्सिडी के इशू है और भी कई सारे खरीद केंद्र हैं, ऊपर से अब ये खाद महंगी हो गई है। तो ये सारे किसान भी चाहते हैं, जैसे हम
हमने अभी चर्चा की कि कर्मचारी हैं या दूसरे हैं अपनी, तो किसानों और बागवानों की भी उम्मीदें वैसी ही है। अब बागवान भी वैसी उम्मीद करते हैं कि उन्हें कश्मीर की तर्ज पे बेनिफिट्स मिले, या किसान चाहते हैं कि उन्हें भी पंजाब और हरियाणा की तरह स्ट्रक्चर मिले जो जहाँ खेती बहुत ही मजबूत है। तो ये सरकार को इन चीज़ों पे काम करना होगा। और दूसरे जो नेशनल प्रोजेक्ट हैं हिमाचल में, उन पे बड़ा धीमा काम हुआ है, उनको भी हिमाचल सरकार के पास अभी वक्त है, उस पे स्पीड अप उन्हें करना होगा। जी, स्पीड अप करना होगा। उनमें से अगर हम कहें तो 4 लेन जो है हमारे, उन पे याद करें हम जीवनश्री, जब जयराम ठाकुर साहब मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले जब कैंपेन चला हुआ था ना जी भाजपा का सरकार, तो कांग्रेस की सरकार को कैसे कोसते थे, ये बोलते थे कि 6 महीने में आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनी, अब तक तो हाईवे के काम शुरू हो जाना चाहिए था। तो 4 साल तो भाजपा को आए भी हो गए हैं। उसी मसले पे चुनाव भी उसी मसले पे हुआ था और बहुत सारा इसको समर्थन भी मिला था भाजपा को। तो अब ये चीज़ थोड़ी बैकफायर कर सकती है। बहुत सी चीज़ें जो देखनी होंगी जयराम ठाकुर साहब को, बाकी संगठन का भी है कि संगठन से भी तालमेल ठीक हो, क्योंकि पिछली बार हमने देखा उपचुनावों के दौरान संगठन के कुछ नेता जो थे वो अति उत्साह में दिखे थे और उनका अति उत्साह अल्टीमेटली भारी पड़ गया था पार्टी पे।